राम राम भाई सभी को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एडजेक्टिव। अब हम पढ़ते हैं कुछ और एडजेक्टिव और उनके रूल। जैसे सम एडजेक्टिव कैन नॉट बी कंपेयर्ड कि कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं उनको कंपेयर नहीं किया जाता, मतलब वो यूनिक होते हैं। यूनिक कैसे? जैसे वर्ड है एक परफेक्ट है, परफेक्ट। और कौन से? यूनिक हो गया, यूनिक। जैसे एक्सीलेंट हो गया, एक्सीलेंट हो गया। सुप्रीम, सुप्रीम। चीफ, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। या एटर्नल, एटर्नल। या परमानेंट, परमानेंट। या और वर्ड हैं जैसे एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। या फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। कंप्लीट, कंप्लीट। फुल। और कौन से हैं? जैसे फ्री है, आइडियल, राउंड, राउंड। सर्कुलर, फ्लैट। या फिर स्क्वायर। या पैरेलल, पैरेलल। ये क्या है? ये कुछ एडजेक्टिव हैं जिनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर जैसे कोई सर्कुलर है तो वो सर्कुलर ही है, कम ज़्यादा सर्कुलर थोड़ी होगा। कंप्लीट है तो वो कंप्लीट ही है, कम ज़्यादा थोड़ी होगा। तो ऐसे है ये यूनिवर्सल। जैसे यूनिवर्सल कोई चीज़ है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा एक होते हैं, यूनिक होते हैं। इन पे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं? जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि दिस टेबल इज नॉट राउंडर, राउंडर देन दैट टेबल, देन दैट टेबल। देखो इसमें क्या है कि कंपेयर किया हुआ है। तो राउंड जो होता है गोल, तो गोल ही होता है, ये थोड़ी कम ज़्यादा होगा, तो ये कंपेयर नहीं होते कभी भी। तो इनको क्या करेंगे? ये कंपेरेटिव डिग्री हटा देंगे, इसके साथ क्या लगा देंगे? एज लगा देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। क्या बन जाएगा ये? दिस टेबल इज नॉट एज राउंड एज। और देन भी नहीं आता क्योंकि देन आता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ, दैट टेबल। जैसे इसी प्रकार देखें हम दूसरा सेंटेंस है नंबर 2 कि इट इज द मोस्ट यूनिक पीस ऑफ आर्ट, यूनिक पीस ऑफ आर्ट। देखो क्या वर्ड आ गया? यूनिक। मतलब यूनिक पीस है कोई भी, तो उसके साथ कभी भी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं होती। और जो सिंगुलर पीस है तो उसके साथ क्या आ जाता है? आर्टिकल आ जाता है। इन दोनों को हटा देंगे। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है कि नाउन को कभी भी, नाउन एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यूज इन सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। इसका क्या मतलब है? अगर नाउन को कभी भी हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, प्लूरल में नहीं। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि
लेजर्स आर indispensable tools for delicate eyes surgery। देखो सर्जरी क्या है, यहाँ पर नाउन है, नाउन के आगे क्या लगता है, एडजेक्टिव। आई भी क्या होता है, नाउन होता है, लेकिन नाउन को अगर एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करें तो हमें सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो अस हटा देंगे, ये किसकी तरह है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, सर्जरी को। तो ये अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, एडजेक्टिव का अगला रूल कहता है कि टू एडजेक्टिव ज्वाइंड विद ए कंजक्शन should be of same form या डिग्री। इसका क्या मतलब है, अगर टू एडजेक्टिव को एक कंजक्शन से जोड़ा जाए तो दोनों साइड कंजक्शन के सेम डिग्री होनी चाहिए। समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड but less known artist। देखो इसमें क्या है, इसकी तारीफ की गई है, ये दे दिया हमें कंजक्शन। एक तो ये हो गया एडजेक्टिव और एक हो गया ये। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, द मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव। तो इस कंजक्शन के इस साइड भी सुपरलेटिव, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, लेस। जो लिटल की कंपेरेटिव डिग्री होती है, लिटल, लेस, लिस्ट। तो इसकी जगह क्या कर देंगे, हम इसको हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, सुपरलेटिव डिग्री, द लिस्ट। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, द भी आता है। तो द लिस्ट, ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड बट द लिस्ट नाउन आर्टिस्ट। इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस इसी का, कि द इकोनॉमी गोट वर्स एंड अनस्टेबल ड्यूरिंग द रिसेशन। रिसेशन मतलब मंदी। देखो यहाँ पर क्या है, गोट वर्स क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, बैड वर्स कंपेरेटिव, ठीक है। तो ये हो गया कंजक्शन के दोनों साइड क्या आएंगे, सेम डिग्री। तो यहाँ पर अनस्टेबल है जो पॉजिटिव होता है, तो इसको कंपेरेटिव बनाने के लिए इसके साथ लगा देंगे मोर, कि वर्स एंड मोर अनस्टेबल ड्यूरिंग द रिसेशन। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि डू नॉट यूज टू कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री टुगेदर। टू कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री टुगेदर।
इसका कहने का मतलब क्या है कि दो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को इकट्ठा यूज नहीं करना, मतलब एक जगह दो नहीं आएंगी। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक सेंटेंस दे दिया हमें कि मोहन इज द मोस्ट नोबलेस्ट, द मोस्ट नोबलेस्ट पर्सन इन द सिटी, पर्सन इन द सिटी। तो देखो एक तो हो गया मोस्ट, एक हो गया नोबलेस्ट, तो एक आनी चाहिए, तो एक इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा मोहन इज द नोबलेस्ट पर्सन इन द सिटी। इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस इसी का, नंबर 2 कि मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक कीप्स वन मोर हेल्दियर, हेल्दियर, हेल्दियर। तो देखो एक तो ये हो गया कंपैरेटिव हेल्दियर और एक हो गया मोर, तो इसको हटा देंगे कि मॉर्निंग वॉक कीप्स वन हेल्दियर। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला टाइप क्या कहता है इसका? अगला रूल कहता है कि वाहिल कंपेयरिंग टू क्वालिटीज of a noun or a pronoun do not use ER format, use more plus positive degree, इसका क्या कहने का मतलब है? अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटी हों, उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो ER फॉर्मेट नहीं आएगा, जैसे हेल्दियर हो गया या नियरर हो गया, इस टाइप के आएगा। मोर आएगा, साथ में पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, कमल इज वाइजर देन रिच। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें देन आया हुआ है, तो इस हिसाब से तो ER लगाना ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन अगर एक ही नाउन की या प्रोनाउन की दो कैटेगरी वो बताई जाए, दो क्वालिटी बताई जाए, तो उस केस में ER नहीं आता। इसमें क्या आएगा, इसके सामने मोर आ जाएगा, मोर वाइज देन रिच। अगर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे कमल इज वाइजर देन मोहन, इस केस में ये ठीक है, इस केस में क्या होगा, ये ठीक होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। एडजेक्टिव का अगला रूल क्या कहता है कि एक सेंटेंस दे दिया हमें। सेंटेंस क्या है? द पुलिस अरेस्टेड ए 22-year-old black American Negro। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑर्डर होता है एक,
ऑर्डर क्या होता है, जैसे ये तो आ गई एज, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया कलर, ये क्या हो गया कलर, और ये क्या होगी नेशनलिटी, नेशनलिटी। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर होता है जैसे सबसे पहले आएगा साइज, किसी भी चीज़ का बड़ा छोटा, फिर आएगी शेप कि कैसी शेप है उसकी, राउंड है या चौरस है या कुछ भी। उसके बाद आएगी एज, उसके बाद आता है कलर, कलर, उसके बाद आता है इमोशन, इमोशन, और लास्ट फिर आ गया, इसके बाद आएगा नेशनलिटी, नेशनलिटी, और सबसे लास्ट में आएगा मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन। इसमें अगर कुछ भी जैसे पहले एज दे रखी है बाद में शेप दे रखी है तो उसको हम चेंज करेंगे। जैसे ये हो गया पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है एडजेक्टिव का, अगला रूल कहता है कि डू नॉट यूज, डू नॉट यूज रिलेटिवली, रिलेटिवली या कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली विद कंपेरेटिव डिग्री, विद कंपेरेटिव डिग्री या देन, देन कि कुछ वर्ड हैं जैसे रिलेटिवली है, कंपेरेटिवली है, इनका प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री या देन के साथ नहीं होता। कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस नंबर 1 कि वी आर कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली बेटर नो, बेटर नो। देखो या तो कंपेरेटिव डिग्री को हटाएंगे या फिर इसको हटाएंगे, लेकिन इसमें क्या है कोई कंपैरिजन नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं है तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगी पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। वेल इसके साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती, और कई बार क्या होता है इसको हटाना पड़ता है। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें, दिल्ली इज रिलेटिवली, रिलेटिवली हॉटर देन, हॉटर देन जयपुर, जयपुर से गर्म है दिल्ली। ठीक है, इसमें क्या है देन आया हुआ है, देन आया हुआ है तो इसको नहीं हटा सकते क्योंकि ये हो गए कंपैरेटिव, तो इसको हटा देंगे क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री इसमें क्या है कंपैरिजन है, कंपैरिजन के केस में क्या होगा हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगी, और कंपैरेटिव डिग्री जैसे ये है या देन है, इन दोनों से पता चलता है कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो उस केस में क्या होगा हमें इन वर्ड को हटा देंगे। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, यूज टू नोट देन, नोट देन विद, किसके साथ है, जैसे कुछ वर्ड है उनके साथ टू यूज करना है ना कि देन। कौन कौन से वर्ड हैं, एक तो हो गया जूनियर,
जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर। जैसे प्रीफेरेबल, प्रीफेरेबल, प्रायर, एल्डर, एल्डर ईटीसी। इनके साथ हमेशा टू यूज होगा, ना कि टू, ना कि देन। कैसे? जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस है कि ही इज सीनियर एंड ओल्डर, ओल्डर देन यू। देखो इसमें क्या दिक्कत है, ओल्डर है, इसके साथ देन आ सकता है, ठीक है, लेकिन एल्डर होता है उसके साथ हमेशा टू आता है, और सीनियर के साथ भी क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे कि सीनियर टू ओल्डर देन। इसी प्रकार देखें, जैसे दूसरा सेंटेंस है कि दिस शर्ट इज सुपीरियर, इज सुपीरियर देन दैट वन, दैट वन। सुपीरियर है, सुपीरियर के साथ क्या आता है, टू, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। इसी प्रकार देखें हम, जैसे अगला सेंटेंस नंबर 3 कि डेथ इज मोर प्रीफेरेबल, प्रीफेरेबल देन डिसऑनर, डिसऑनर। ठीक है, ये सेंटेंस दे दिया, प्रीफेरेबल के साथ क्या आता है, टू, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू। और इनके साथ कभी भी मोर मोस्ट यूज नहीं होते, इसको भी हटा देंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, नो यूज मोर या मोस्ट विद दीज। मतलब जो ये वर्ड है प्रीफेरेबल, सुपीरियर, इनके साथ कभी भी मोर या मोस्ट यूज नहीं होते। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है इसका, अगला रूल है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस क्या है, दे आर नॉट एज रिच एज हिम। देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है, सब्जेक्ट को कंपेयर करने पर सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट को कंपेयर करने पर नॉमिनेटिव या जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस आएगा हमेशा। जैसे इसी प्रकार देखें दूसरा सेंटेंस नंबर 2, यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन मी। देखो यू के साथ कंपेयर हो रहा है, यू के साथ कंपेयर हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई, इसका कंपैरिजन इसके साथ है डायरेक्ट। इसका अगला एग्जाम्पल कि ही कैनोट सिंग स्वीट लाइक वी।
कि वह हमारी तरह गा नहीं सकता। तो कंपैरिजन तो इसके साथ है, तो सब्जेक्टिव केस है लेकिन ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, ये है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आता है मतलब ऑब्जेक्टिव केस, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। ये फ़र्क है इन दोनों में। इसी प्रकार हम देखें, जैसे एक सेंटेंस नंबर 4, यू ट्रस्ट मी मोर देन हिम या ही। देखो इसमें क्या है, अगर इसके साथ कंपैरिजन है तो आएगा सब्जेक्टिव केस, मतलब इसके साथ कंपैरिजन तो ये, और इसके साथ कंपैरिजन है तो ये आएगा। कैसे, जैसे यू ट्रस्ट मी मोर देन ही, कि यू ट्रस्ट इसके साथ, अगर यू ट्रस्ट मी मोर देन हिम, अगर इसके साथ कंपैरिजन है तो हिम आएगा। इसमें दोनों केस ठीक हो सकते हैं। तो ये रूल क्या है, रूल कहता है कि इफ़ ए प्रोनाउन is compared with a subject, it must be nominative unless preceded by some preposition। मतलब क्या है, अगर एक प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ कंपेयर होता है तो ये नॉमिनेटिव आना चाहिए, जब तक अगर उसके आगे प्रीपोजिशन नहीं है तो। जैसे इसमें प्रीपोजिशन आई तीसरे केस में, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया। अगर प्रीपोजिशन नहीं आती तो नॉमिनेटिव केस। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, कंपैरिजन मस्ट बी लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब ये है कि कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, कैसे। इसमें क्या होता है, लॉजिकल में प्रीपोजिशन जो पहले यूज हुई वही बाद में यूज होगी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें। सेंटेंस क्या है कि द हाइट ऑफ दिस ट्री is more that tree। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि हाइट का कंपैरिजन है, ठीक है, हाइट के साथ होना चाहिए। द हाइट ऑफ दिस ट्री इज मोर दैट ट्री, मतलब क्या हुआ कि मोर देन, तो ट्री के साथ कंपैरिजन नहीं है, हाइट के साथ है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दैट लगा देंगे, दैट, और साथ में जो प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज हुई थी वही है यहाँ पर यूज होगी, वह कि द हाइट ऑफ दिस ट्री इज मोर दैट ऑफ दैट ट्री, कि दूसरे जो ट्री है उसकी हाइट से ज़्यादा है इसकी। प्रीपोजिशन सेम लगेगी और हाइट का कंपैरिजन है तो हाइट के साथ। इसी प्रकार देखें, जैसे दूसरा सेंटेंस इसी टाइप का, द
crocodiles in this river are more aggressive than that river देखो क्रोकोडाइल की बात हो रही है, इस रिवर में मोर अग्रेसिव है, रिवर से थोड़ी है, क्रोकोडाइल से है, तो दोज और साथ में प्रीपोजिशन इन है तो इन। अगर पास की बात हो तो दिस लगेगा, जैसे ये दिस लगाया हुआ है ना, पास की बात है। दूर की बात है तो दैट लगेगा। प्लूरल की बात है तो दोज लगेगा, दोज। मतलब क्या है, हमने पीछे पढ़े जैसे दिस और एक होता है दैट, ये होते हैं सिंगुलर, और दीज और दोज ये आते हैं प्लूरल। ये होते हैं दोनों नज़दीक के लिए और ये होते हैं दूर के लिए। तो देखो यहाँ पर प्लूरल भी है और दूर भी है कि दैट रिवर मतलब दूर, तो ये दोनों वर्ड यूज हुए हैं। इसमें दिस यूज हुआ है मतलब नज़दीक की नदी की बात कर रहा है ये फ़र्क है इन दोनों में। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस क्या है कि नो स्टूडेंट इज एज हार्ड वर्किंग एज मोहन इज। देखो इसमें क्या है कि कोई भी स्टूडेंट मोहन जितना हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है, ये बात है। लेकिन इसमें नो स्टूडेंट मतलब इसका मतलब तो ये हो गया मोहन कोई और बंदा है, इसके ग्रुप से नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, अदर लगा देंगे कि कोई और स्टूडेंट मोहन जितना हार्ड वर्किंग नहीं है, मोहन अकेला ऐसा स्टूडेंट है जो हार्ड वर्किंग है। अदर यूज होता है किसी को ग्रुप से अलग करने के लिए। जैसे एक और सेंटेंस देखें इसी का कि ही वाज नॉट मोर अटेंटिव देन एनी बॉय इन द क्लास। तो देखो ही वॉज मोर अटेंटिव था देन एनी बॉय इन द क्लास, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी बात कर रहा है ये कोई और ही है, क्लास में से नहीं है, क्योंकि क्लास के तो सभी बच्चों के लिए आ गई, लेकिन क्लास में से ही इसको अलग करना है तो इसमें आएगा अदर। अब पढ़ कर देखो इसको कि जैसे ही वॉज नॉट मोर अटेंटिव देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो ये फ़र्क है। तो अदर लगा के हम उसको उसके ग्रुप से अलग करते हैं। इसी प्रकार हम देखें इसका अगला एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि ही वाज नॉट अटेंटिव देन एनीवन। देखो ये एक सेंटेंस दे दिया, देन आया हुआ है कंपैरिजन, तो ऐसे केस में हमें इसको अलग करना है। इसको अलग कैसे करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे एल्स, ये हो जाएगा। इसी प्रकार देखें अगला एग्जाम्पल इसका नंबर 4, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी
मेटल। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि गोल्ड जो है किसी भी मेटल से ज़्यादा महंगा है। तो इसमें क्या हो गया कि गोल्ड अलग हो गया। तो गोल्ड होता मेटल ही है, तो मतलब गोल्ड को सभी मेटल में से अलग दिखाने के लिए यहाँ पर लगा देंगे अदर्स। मतलब जो गोल्ड है वो भी मेटल है, लेकिन अदर जो मेटल है उनसे महंगा है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल इसका, जैसे द नील इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर, एनी अदर रिवर इन इंडिया। देखो इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है कि नील जो है वो इंडिया की रिवर नहीं है, तो अदर नहीं आएगा इसमें, कि नील जो है हर रिवर से जो अदर रिवर है इंडिया में उन सब से लंबी है। अगर यहाँ पर वर्ड की बात होती तो अदर लगा देते, क्योंकि अदर जो वर्ड में क्या है नील भी आती है। जैसे इसी प्रकार देखें इसका एक एग्जांपल है कि द नील इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन द वर्ल्ड, देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अदर्स आ जाएगा। अदर का मतलब होता है किसी चीज़ को उसके ग्रुप से अलग करना, किसी चीज़ को उसके ग्रुप से अलग करना। और इस प्रकार क्या होता है, ये ग्रुप से अलग होते हैं, जिसमें अदर नहीं आता वो अलग ही होते हैं, और जिसमें अदर आ जाता है वो इसी ग्रुप में, कि नील जो है वर्ल्ड की अदर रिवर से लंबी है। तो ये रूल क्या कहता है, रूल ए नाउन टू बी कंपेयर्ड must be excluded का मतलब होता है अलग करना, from its group by use of other और else। ये दोनों वर्ड यूज करके उसको ग्रुप से अलग करना, ETC। मतलब क्या हुआ, एक को उसी के ग्रुप से कंपेयर करना यूज करना, अदर और एल्स, ETC। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है एडजेक्टिव का, कि एक सेंटेंस दे दिया हमें। सेंटेंस क्या है, वी आर नोट इनफ ओल्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये सेंटेंस दे दिया। इसमें क्या है, इसको मॉडिफाई कर रहा है ओल्ड, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया प्रोनाउन, और ये है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। ठीक है, लेकिन इसमें एरर क्या है, इनफ एज एन एडवर्ब फॉलो
जो एडवर्ब के रूप में अगर इनफ को यूज़ किया जाता है तो ये उस वर्ड के पीछे आती है जिसको ये मॉडिफाई कर रही है। जैसे ओल्ड को मॉडिफाई कर रही है तो इसके पीछे आएगी, तो इनफ को यहाँ से उठाकर यहाँ लगा देंगे। और एज एन एडजेक्टिव, जैसे एक और सेंटेंस देखें हम कि वी डू नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस टू बी सिलेक्टेड। देखो ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। ये क्या है? एक्सपीरियंस है यहाँ पर नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट है। इसका कहने का मतलब ये है इनफ अगर एडजेक्टिव है तो जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसके आगे आएगा, मतलब आगे। और जिस अगर इनफ एडवर्ब है तो जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसके पीछे आएगा। ये है इन दोनों में फ़र्क। जैसे इसी प्रकार देखें नंबर 3 कि वी आर नॉट इनफ एक्सपीरियंस्ड टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक्सपीरियंस्ड मतलब एडजेक्टिव, इसको मॉडिफाई कर रहा है ये। तो जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या हो गई? एडवर्ब। तो ये कहाँ पर आएगी? इसके पीछे। तो रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि इनफ एज एन एडवर्ब फॉलो द वर्ड इट मॉडिफाई। मतलब ये है कि इनफ एडवर्ब के रूप में उस वर्ड के पीछे आती है जिसको मॉडिफाई ये करती है। अब चलते हैं अगले रूल पर। एडजेक्टिव का अगला रूल क्या कहता है? डू नॉट यूज पोजेसिव साइन विद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ पोजेसिव साइन नहीं आता। एडजेक्टिव कौन कौन से एडजेक्टिव हैं? जैसे पुअर हो गया, रिच हो गया, या जितने भी आते हैं जैसे डीफ, डम, ये सब। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस दिया हुआ है द पुअर्स लाइफ इज वेरी हार्ड। देखो इसमें क्या दिया हुआ है? एडजेक्टिव के साथ लगाया है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? इसको हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। इसकी जगह क्या आ जाएगा? द लाइफ ऑफ पुअर, ऑफ लगा के पुअर लगा देंगे। ये था। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि कुछ एडजेक्टिव हैं ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री विद। किन के साथ है? जैसे एज, सो, टू,
या वेरी, या एक वर्ड आता है इनफ। इनफ, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। पॉजिटिव डिग्री कैसे, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, दिस रूम इज नॉट बिगर, इज नॉट बिगर enough to accommodate 200 स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, इनफ आया हुआ है, इसके साथ कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री नहीं आती, इसके साथ आती है पॉजिटिव डिग्री, तो ये हटा देंगे, सिर्फ बिग आएगा। दिस रूम इज नॉट बिग। जैसे इसी प्रकार देखें हम इसका दूसरा एग्जाम्पल कि आई एम टू बिजिएस्ट दीज डेज। ठीक है, अब टू आया हुआ है, टू के साथ पॉजिटिव डिग्री, तो इसको हटा देंगे, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पीजी आ जाएगा, बीजी। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। एडजेक्टिव का अगला रूल क्या कहता है, डू नॉट यूज अदर रेदर एल्स एंड देन विद सुपरलेटिव डिग्री। कहता है कि ये वर्ड कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं होते। सुपरलेटिव डिग्री होती है थर्ड डिग्री। जैसे एक सेंटेंस दे दिया कि मोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, अदर आया हुआ है, इसको हटा देंगे, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ये कंपैरिजन के लिए होते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में एक का कंपैरिजन सभी के साथ होता है। इसी प्रकार देखें, जैसे दूसरा सेंटेंस कि माउंट एवरेस्ट इज हायर ऑफ ऑल द पीक्स। देखो सभी के साथ कंपैरिजन है, क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री, और इसमें क्या आया हुआ है, कंपैरेटिव, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, द हाईएस्ट। कि अगर ऑफ ऑल आया हो तो इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, सुपरलेटिव, क्योंकि कंपैरिजन सभी के साथ होता है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस है कि माई वॉच इज बेटर देन दैट ऑफ यूअर्स। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि कंपैरिजन जो है वो किसके साथ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन आया हुआ है, ये प्रोनाउन किसकी जगह है, वाच की जगह है, तो ये नहीं आएगा, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि वॉच के साथ कंपैरिजन है। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि यूअर वॉच, यूअर वॉच और यूअर्स, ये हो गया प्रोनाउन। इसी प्रकार देखें हम दूसरा सेंटेंस इसका कि द डिजाइन ऑफ यूअर वॉच इज बेटर देन माइन। देखो अब क्या है, यूअर वॉच और माइन का क्या मतलब हुआ, माई वॉच, माई वॉच। लेकिन कंपैरिजन किसका हो रहा है यहाँ पर, कंपैरिजन हो रहा है डिजाइन का। तो डिजाइन का डिजाइन के साथ कंपैरिजन होता है, वॉच का वॉच के साथ। तो तब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे दैट ऑफ। दैट ऑफ मतलब डिजाइन के लिए आ गया दैट, प्रीपोजिशन जो यहाँ पर यूज होती है वो वही ये यहाँ पर भी यूज होगी कि द डिजाइन ऑफ योर वॉच इज बेटर देन दैट ऑफ माइन। इसका मतलब ये है कंपैरिजन जो है लॉजिकल होना चाहिए, कंपैरिजन मस्ट बी लॉजिकल, मस्ट बी लॉजिकल। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या है, अगला रूल ये है कि कुछ वर्ड होते हैं, जैसे पहले नंबर पे आता है ऑल और एक हो गया बोथ। इनके बाद आएगा हमेशा दा आएगा बाद में, इन दोनों वर्ड के बाद। और एक वर्ड होता है सेम, एक हो गया वोल। इन दोनों के हमेशा पहले आएगा दा, पहले। मतलब ये जो दो वर्ड है इनके हमेशा पहले दा आता है और ऑल और बोथ के बाद दा आता है। जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें कि दीज ऑल बुक्स, ऑल बुक्स आर माइन। इसमें क्या एरर है, इसमें एरर ये है ऑल है तो ऑल से पहले कुछ भी नहीं आता, तो इसको क्या करेंगे, दीज को यहाँ पर लगा दें, ऑल दीज बुक्स आर माइन। इसी प्रकार देखें हम इसका दूसरा सेंटेंस है कि वी नीड टू रिवाइज all the syllabus, all the syllabus। देखो इसमें वोल आया हुआ है, वोल से पहले दा आता है तो इसको उठाकर यहाँ लगा देंगे, ये था। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है इसका, यूज एडजेक्टिव after the noun which are followed by some preposition, मतलब एडजेक्टिव उस नाउन के बाद यूज करना है जो किसी प्रीपोजिशन को फॉलो करता हो। कैसे, जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, सोहन इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस लॉस। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया एडजेक्टिव,
ये हो गया नाउन, ये हो गई प्रीपोजिशन। ठीक है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जो नाउन, किसी भी नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन आई है तो उसके एडजेक्टिव को नाउन के पीछे लगाते हैं। तो इसको उठा के यहाँ लगा देंगे। अगर किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन है तो उसके एडजेक्टिव को उसके नाउन के पीछे लगा देंगे। इसी प्रकार देखें, जैसे दूसरा सेंटेंस की ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन इन द विलेज, इन द विलेज। देखो, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रीपोजिशन है। ठीक है। नाउन के बाद प्रीपोजिशन है तो इसके एडजेक्टिव को उठाकर यहाँ लगा दें। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है, जो एन आया हुआ है, ऑनेस्ट के लिए आया हुआ है आर्टिकल, तो एन को हटा देंगे, क्योंकि मैन के लिए क्या होता है? ए आर्टिकल होता है। क्योंकि कंसोनेंट की साउंड आ रही है ना, ये हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। तो ये था ये रूल। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि एडजेक्टिव होता है एक, एडजेक्टिव कौन कौन से? जैसे एक होता है बिग, ये हो गया साइज। तो साइज क्या होता है? छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये होता है कंपेरेबल, मतलब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। और एक होता है शेप, जैसे गोल है या फिर त्रिभुज टाइप का है, राउंड, ये हो गई शेप। तो इसको क्या होता है? इसको कंपेयर नहीं कर सकते, डेफिनेट होता है, डेफिनेट। डेफिनेट मतलब नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। ये था एडजेक्टिव का। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है? एक वर्ड होता है प्रेफर, प्रेफर के साथ टू के स्थान पर, टू के स्थान पर रेदर देन भी आ सकता है, रेदर देन भी आ सकता है। मतलब टू रेदर देन के बराबर ही होता है। कैसे? जैसे एक सेंटेंस है, आई प्रेफर टी रेदर देन कॉफ़ी, कॉफ़ी प्रेफर है, इसके साथ क्या आना चाहिए था? टू, लेकिन आया हुआ है रेदर देन, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। इसका मतलब रेदर देन, इन दोनों का मतलब होता है टू, रेदर देन मतलब होता है टू।